सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर फर्स्ट डीसी जनरेटर टॉपिक 1.3 प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। इस ई लेक्चर में हम डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। डीसी जनरेटर इज़ अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। डीसी जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल Faraday law of electromagnetic induction that when flux is by a conductor, यानी जब फ्लक्स को किसी कंडक्टर द्वारा काटा जाता है तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है एंड EMF इज इंड्यूस्ड विच विल कॉज अ करंट टू फ्लो इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज़ क्लोज्ड। यानी अब कंडक्टर का पाथ हम बंद कर दें, इस कंडक्टर को क्लोज कर दें तो उसमें प्रेरित धारा बहने लग जाती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF हैंस द करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस इंड्यूस EMF और इससे द्वारा उत्पन्न करंट की जो दिशा है हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। देयरफॉर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ जनरेटर, इसलिए जनरेटर का जो एसेंशियल कंपोनेंट है, पहला मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, तीसरा है मोशन ऑफ कंडक्टर विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। डीसी जनरेटर का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार जब कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उस कंडक्टर में EMF प्रेरित होता है। प्रेरित EMF फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। यदि कंडक्टर को बंद मार्ग प्रदान किया जाता है तो प्रेरित धारा बंद पथ के भीतर बहने लगती है। इस प्रेरित EMF की या इसके द्वारा उत्पन्न इंड्यूस करंट की दिशा जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में फील्ड कुंडलियाँ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है जिसमें आर्मेचर कंडक्टर घूमते हैं। इस तरह से EMF आर्मेचर कंडक्टर में उत्पन्न होता है। EMF का मान BLV साइन थीटा द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ B फ्लक्स डेंसिटी, I लेंथ ऑफ कंडक्टर, V है कंडक्टर वेलोसिटी, थीटा द एंगल एट विच द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। इस चित्र में N और S पोल के मध्य एक सिंगल टर्न कॉइल को दिखाया गया है जिसकी दो साइड्स AB और CD हैं। साइड AB N पोल के नीचे है और साइड CD जो है S पोल के नीचे है। रोटेशन ऑफ कॉइल क्लॉकवाइज है। तो साइड AB में जो मोशन होगा साइड AB का वो ऊपर की ओर होगा और चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर जा रही है। तो यदि हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कंडक्टर AB में धारा की दिशा निकालेंगे तो थंब जो है वो मोशन को इंडिकेट करेगा, थंब के बगल वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगी, तो मिडिल फिंगर धारा की दिशा को बताएगी। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार धारा की दिशा AB कंडक्टर में होगी B से A। इसी तरह से CD कंडक्टर में धारा की दिशा जो है वो B से C की ओर आएगी। यदि कॉइल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो AB कंडक्टर अब नीचे की ओर मूव करेगा। फील्ड की दिशा पहले की तरह है N से S की ओर और
यदि हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल निकालेंगे तो करंट की दिशा अब ए से बी और सी डी कंडक्टर में ये सी से डी की ओर आएगी। अब कॉइल में ईएमएफ किस तरह से उत्पन्न होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। इस चित्र में प्लेन ऑफ कॉइल इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो प्लेन का कॉइल है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड से लंबवत है। तो इस अवस्था में फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज मैक्सिमम। कॉइल से फ्लक्स तो अधिकतम लिंक होगा लेकिन रेट चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर मिनिमम होगा। तो ईएमएफ वर्सेस रिवॉल्यूशन को बगल वाले चित्र में दिखाया गया है, जहाँ पे ईएमएफ शून्य उत्पन्न हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको मान लेते हैं थीटा बराबर 0 पर ईएमएफ 0 उत्पन्न हो रहा है। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। जब कॉइल प्लेन फ्लक्स से लंबवत या 90 डिग्री होता है तो कॉइल से अधिकतम फ्लक्स लिंक होगा, परंतु लिंकेज फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम होगी, अतः कॉइल में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब इस शून्य प्रेरित ईएमएफ या कॉइल की वर्टिकल पोजीशन को हम स्टार्टिंग बिंदु मान लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन दिखाई गई है जो कि कॉइल के हाफ रोटेशन के बाद में है। इस अवस्था में प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गया है। इस अवस्था में फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज मिनिमम। कॉइल से फ्लक्स तो मिनिमम लिंक हो रहा है लेकिन रेट चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर मैक्सिमम उत्पन्न हो रहा है। तो हाफ रिवॉल्यूशन पे ईएमएफ अधिकतम होगा, जिसको ईएमएफ वर्सेस रिवॉल्यूशन के ग्राफ में दिखाया गया है। तो अब जब कॉइल आगे घूर्णन करती है तो फ्लक्स लिंकेज की दर में वृद्धि होती है, और जब कॉइल प्लेन क्षैतिज या फ्लक्स के लाइनों के पार्श्व पोजीशन में आ जाता है तो कॉइल से न्यूनतम फ्लक्स लिंक होगा, परंतु फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर जो होगी अधिकतम होगी, अतः कॉइल में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। 90 से 180 डिग्री तक कॉइल में फ्लक्स लिंकेज तो बढ़ता है, परंतु फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर में कमी आती है। यहाँ हमने 4 पोजीशन बनाई है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में जो कॉइल का प्लेन है वो फ्लक्स लाइनों से लंबवत है, तो इनमें शून्य ईएमएफ प्रेरित होगा। फर्स्ट पोजीशन को हम थीटा बराबर 0 पे मान लेंगे और थर्ड पोजीशन को हम थीटा बराबर 180 डिग्री पे मान लेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन जब थीटा बराबर 0 है तो ईएमएफ शून्य है। सेकंड पोजीशन पर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कॉइल का प्लेन अब चुंबकीय बल रेखाओं के पैरेलल आ गया, तो इस केस में ईएमएफ हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में अधिकतम हो गया है। थर्ड पोजीशन में कॉइल का प्लेन वापस फ्लक्स की लाइनों के लंबवत आ गया है, अतः ईएमएफ 0 हो गया है। फोर्थ पोजीशन में कॉइल का प्लेन वापस फ्लक्स लाइनों के पैरेलल आ गया है, तो इस अवस्था में ईएमएफ अधिकतम उत्पन्न होगा। एक्शन ऑफ कम्यूटेटर। यहाँ N और S पोल के मध्य है एक सिंगल टर्न कॉइल ABCD दिखाई गई है। जिसके 2 साइड्स हैं AB और CD। तो प्रथम चित्र में कॉइल साइड AB N पोल के अंदर है और कॉइल साइड जो CD है वो S पोल के नीचे है। सेकंड चित्र में हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में कॉइल साइड AB
वो एस पोल के अंदर या उसके नीचे आ जाती है, और जो कॉइल साइड सी डी है वो एन पोल के अंदर आ जाती है। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में कॉइल साइड ए बी जब एन से एस पोल की ओर, जैसा कि चित्र सेकंड में दिखाया गया है, पहुंचती है या एस पोल के नीचे आती है, तो इसमें धारा का रिवर्सल हो जाता है। पहले वाले चित्र में, फर्स्ट चित्र में यह बीच से ए बह रही थी, अब सेकंड चित्र में ये ए से बी की ओर बह रही है। कॉइल साइड ए बी कम्यूटेटर सेगमेंट ए से और कॉइल साइड सी डी कम्यूटेटर सेगमेंट बी से अटैच है, दोनों ही चित्रों में। तो चित्र प्रथम में, प्रथम अर्ध चक्र में धारा की दिशा Q से P की ओर है, Q से यहाँ पे P की ओर है, B से A, फिर A से D, D से C और ये Q से P की ओर। इस अवस्था में सेगमेंट A ब्रश 1 के साथ में, सेगमेंट B ब्रश 2 के साथ में जुड़ा हुआ है। सेकंड हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन में सेगमेंट A अब ब्रश 2 के साथ में और सेगमेंट B ब्रश 1 के साथ जुड़ जाएगा और धारा की दिशा वापस Q से P आएगी। तो इस चित्र में हम देखते हैं कि N पोल के और S पोल के नीचे जो भी कुंडलियां हैं उनमें धारा की दिशा इस तरह से होगी। कंडक्टर N पोल में कंडक्टर में धारा हमेशा अंदर की ओर, और S पोल में कंडक्टर में धारा हमेशा बाहर की ओर आएगी। तो DC जनरेटर में लोड साइड में यूनि डायरेक्शनल धारा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ब्रश 1 और 2 में धारा हमेशा क्रमशः N और S पोल के नीचे आने वाले कंडक्टर द्वारा ही प्रभावित हो। अर्थात जब कंडक्टर N पोल के नीचे आए तो ब्रश 1 के साथ अटैच हो जाए, और जब N पोल से S पोल के नीचे आए तो कंडक्टर ब्रश 2 के साथ अटैच हो जाए। ये कार्य कम्यूटेटर द्वारा किया जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट के इस प्रकार स्थिति बदलने से ब्रश 1 और ब्रश 2 में धारा हमेशा क्रमशः N और S पोल के नीचे आने वाले कंडक्टर द्वारा ही प्रभावित होती है। इस तरह से धारा की दिशा बदलने पर कम्यूटेटर सेगमेंट A और B द्वारा भी रिवर्सल करने से बाहरी परिपथ में हमेशा यूनि डायरेक्शनल धारा बहती है, और कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की भांति आर्मेचर की AC धारा को बाह्य परिपथ में DC धारा में बदल देता है। चित्र फर्स्ट में देखिए, कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश 1 के साथ जुड़ा हुआ है और कम्यूटेटर सेगमेंट B ब्रश 2 के साथ में जुड़ा हुआ है। हाफ रिवॉल्यूशन के पश्चात जब AB साइड S पोल के नीचे जाती है तो कम्यूटेटर सेगमेंट B चूँकि उसके साथ अटैच है वह भी अपना रिवर्सल कर लेता है और वो अब ब्रश 2 के साथ अटैच हो जाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो कि साइड CD के साथ जुड़ा हुआ है वो ब्रश 1 के साथ में सेकंड चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि ब्रश 1 के साथ अटैच हो जाता है। ऐसा करने पर बाह्य परिपथ में पुनः धारा जो है Q से P या यूनि डायरेक्शनल बहती है।